क्लास 9th में प्रथम चैप्टर जो है, प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ, और उनमें हम लोग पदार्थ की अवस्था की चर्चा कर रहे थे। तो आज के क्लास की शुरुआत एक शब्द है, एक टर्म है, रिजिडिटी, दृढ़ता, इससे करते हैं। तो जब किसी पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल का मान काफ़ी अधिक होता है तो उस पदार्थ को तोड़ना या मोड़ना या दबाना काफ़ी कठिन होता है, और पदार्थ के इसी गुण को रिजिडिटी, दृढ़ता कहते हैं। तो ठोस जो है वो सबसे अधिक दृढ़ होता है, और ये दृढ़ता का जो गुण है वो द्रव और गैस में नहीं पाया जाता है, क्योंकि उनमें पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल कमजोर होता है। दूसरी बात, गैसों के गुणों की हम लोग अंतिम क्लास में चर्चा कर रहे थे। तो गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा तापमान के सीधा समानुपाती होती है, और खास करके परम तापमान के। तो ये गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा परम तापक्रम के सीधा समानुपाती होती है। तो परम तापमान क्या है? केल्विन स्केल पर, केल्विन पैमाने पर जो तापमान होता है उसे परम तापमान कहते हैं। इसकी भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो पदार्थ के इन गुणों का तुलनात्मक, पदार्थ के जितने गुण अभी तक हम लोग व्याख्या किए, चर्चा किए, उनमें तुलनात्मक अगर बात की जाए एक बार सरसरी तौर पर, तो ठोस का आकार आयतन निश्चित, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दृढ़ता ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, कंप्रेसिबिलिटी गैस में सबसे अधिक होगा और ठोस में सबसे कम होगा। ये घनत्व जो है वो गैसों का सबसे कम और ठोस का सबसे अधिक होता है। गैसों के संदर्भ में ये प्रश्न उठता है कि जिस बर्तन में रखते हैं गैस, उस बर्तन को पूरी तरह से भर देता है। तो इसके पीछे का कारण है कि गैस के अणुओं के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है, इनके अणुओं के बीच खाली जगह काफ़ी अधिक होता है, और इनमें गतिज ऊर्जा अधिक होती है, जिसके कारण किसी गैस को किसी भी पात्र में रखें तो उस पूरे पात्र में वो गैस के अणु भर जाते हैं। दूसरी बात, गैसों के दाब की। तो गैस के अणु गतिज ऊर्जा अधिक होती है, आप जानते हैं, और जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र की दीवारों से गैस के अणु टकराते रहते हैं। तो गैस के अणुओं और पात्र की दीवार के बीच टक्कर होने से दाब उत्पन्न होता है। तो गैसों का दाब उत्पन्न होता है कब? जब गैस के अणु अपने पात्र की दीवारों से टकराते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि बर्फ पानी पर तैरता है, जबकि बर्फ ठोस है और पानी द्रव है, फिर भी बर्फ पानी पर तैरता है। तो इसके पीछे जो सही कारण है, वास्तविक कारण है, वो ये कि जब पानी को हम ठंडा करते हैं तो वो बर्फ के रूप में आ जाता है, और इस बर्फ के अवस्था में आने पर H2O, जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंधन बनता है। इस हाइड्रोजन बंधन के बारे में आप आगे के कक्षाओं में जानिएगा। जब H2O के अणु हाइड्रोजन बंधन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में खाली स्थान, बहुत अधिक मात्रा में उनके बीच में खाली स्थान रह जाता है, जिसके कारण बर्फ का घनत्व द्रव से कम होता है। बर्फ का घनत्व द्रव से कम होता है क्योंकि बर्फ के स्थिति में H2O के अणु हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं, और हाइड्रोजन बंधन बनने की प्रक्रिया में उनके बीच का खाली स्थान बहुत अधिक मात्रा में रह जाता है, इससे उनका घनत्व कम होता है। यही कारण है कि बर्फ द्रव पर, पानी पर तैरता है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की इकाई या ताप की इकाई, तापमान का मात्रक। तो तापमान का जो सबसे प्रमुख मात्रक है वो डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस को इस तरह से दिखाते हैं हम लोग, लेकिन तापमान का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन होता है। तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, और इस केल्विन को कैपिटल के से इंडिकेट करते हैं। डिग्री सेल्सियस सामान्य मात्रक है। इसके अलावा तापमान का और भी मात्रक होता है, जैसे फ़ारेनहाइट। तो चिकित्सा में ज़्यादा उसका यूज होता है फ़ारेनहाइट का, लेकिन डिग्री सेल्सियस जनरल मात्रक है और केल्विन एसआई मात्रक है तापमान का। तो इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, इसके लिए केल्विन में तापमान अगर ज्ञात करना हो तो तापमान जो डिग्री सेल्सियस में है उसमें 273 जोड़ते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया हुआ है
और उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है, तो उसमें 273 अगर जोड़ा जाए तो केल्विन में बदल जाएगा। इसी प्रकार केल्विन में अगर तापमान दिया हुआ है और इसे बदलना है डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में से 273 को हम लोग घटा देंगे। कुछ उदाहरण बनाकर देखते हैं, जैसा कि 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 में 273 अगर जोड़ा जाए, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया हुआ है और इसे हमने केल्विन में बदलना है, तो 0 में 273 अगर जोड़ा जाए तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको 373 केल्विन तापमान दिया हुआ है, तापमान दिया गया है 373 केल्विन, तो ये 373 माइनस 273 मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर 373 केल्विन तापमान को डिग्री सेल्सियस में बदलें तो इसमें से 273 हम लोगों को घटाना होगा। सबसे प्रमुख बात, ये 0 केल्विन तापमान को डिग्री सेल्सियस में अगर बदलना हो तो वो हो जाएगा आपका सीधा सीधा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो 0 केल्विन तापमान माइनस 273 डिग्री सेल्सियस होगा। ये एक बहुत प्रमुख संबंध है, इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सबसे प्रमुख बात इसी को आप आज विशेष करके ध्यान दीजिएगा कि 0 केल्विन बराबर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात यहाँ से और एक क्लियर होता है, एक निष्कर्ष निकालते हैं कि केल्विन तापमान हमेशा धनात्मक होता है, जबकि जो तापमान डिग्री सेल्सियस में व्यक्त किया जाता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। केल्विन वाला तापमान हमेशा धनात्मक होगा, जबकि डिग्री सेल्सियस वाला तापमान धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो आज यहीं तक हम रहने देंगे। आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल कनाड केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और फिर इसके आगे का क्लास हम लोग कल बात करें।